नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। भारत में धनी कहलाना है तो 1.44 करोड़ रुपए चाहिए। दैनिक भास्कर। पूर्वोत्तर की प्रगति को लगते पंख। दैनिक जागरण। क्या हम फिर बना पाएंगे नालंदा तक्षशिला? हिंदुस्तान। हरित दीवारों में सेंध और शहरों पर बार बार धूल की चादर। अब आर्टिकल विस्तार से। भारत में धनी कहलाना है तो 1.44 करोड़ रुपए चाहिए। दैनिक भास्कर। ताज़ा द वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में धनी 1% आबादी कहलवाने के लिए आपके पास 1.144 करोड़ रुपए की संपत्ति होनी चाहिए। भारत के एक छोटे वार्ड की साइज के देश मोनाको में धनी होने के लिए भारत के मुकाबले 160 गुना ज़्यादा संपत्ति चाहिए। 25 देशों के 1% धनी वर्ग में आने के लिए 25 देशों के 1% धनी वर्ग में आने के लिए अपेक्षित संपत्ति के आकलन में भारत 22वें स्थान पर है। दुनिया में अरबपति लोगों का 8% भारत से है। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार दुनिया में 70% लोग अपने बूते इस मुकाम तक पहुंचे, जबकि भारत में केवल 57%। या 105 लोग। देश के सबसे बड़े पूंजीपति घराने की जो संपत्ति 20 साल पहले 10 अरब डॉलर थी, वह आज 10 गुना बढ़कर 100 अरब डॉलर हो गई है। द वेल्थ के अनुसार आने वाले दिनों में संपन्न लोग पूंजी को लेकर संशय के वातावरण में रहेंगे और अपनी पूंजी को सुरक्षित स्थान पर पार्क करेंगे। लेकिन रिपोर्ट ने उम्मीद की है कि दुनिया अंग्रेजी शब्द परमा क्राइसिस दीर्घकालीन संकट की मानसिकता से उभरेगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। दुनिया में गरीब अमीर के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। श्रम, बुद्धि और विवेक से ज़्यादा नई व्यवस्था में पैसा काम पर लग रहा है। पूर्वोत्तर की प्रगति को लगते पंख। दैनिक जागरण। रमेश कुमार दुबे लेखक, लोक नीति विश्लेषक हैं। 9 मई की तिथि केवल 9 मई की तिथि केवल पूर्वोत्तर भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण रही। इन दिनों इस दिन केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर कोलकाता से चले पहले मालवाहक जहाज की अगवानी की। अब सितवे बंदरगाह भारत के पूर्वी तट को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ेगा। सितवे बंदरगाह को भारत द्वारा कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना के तहत विकसित किया गया है। इस परियोजना की परिकल्पना मिजोरम को हल्दिया कोलकाता म्यांमार में कालाधान नदी के माध्यम से किसी भी भारतीय बंदरगाह के साथ वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करने की गई है। इसके तहत सड़क मार्ग द्वारा मिजोरम से म्यांमार के पलेटवा और उसके बाद पलेटवा से नदी परिवहन द्वारा सितवे और सितवे से समुद्री मार्ग से भारत के किसी भी बंदरगाह तक पहुंच की परिकल्पना की गई। स्पष्ट है कि सितवे बंदरगाह के संचालन से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार में बढ़ोतरी होगी। इससे पूर्वोत्तर के स्थानीय उत्पाद आसानी से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक पहुंचने लगेंगे। इससे न केवल ढुलाई लागत और समय की बचत होगी, बल्कि भारत को चिकन नेक सिंड्रोम, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की चिंता से भी मुक्ति मिल जाएगी। यह वही गलियारा है जो पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है, जो महत्वपूर्ण व्यापारिक संपर्क मार्ग होने के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी है। यह गलियारा पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध घुसपैठ, सीमा पर आतंकवाद और इस्लामी कट्टरपंथ से निपटने की दृष्टि से भी उतना ही महत्व रखता है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल के रूप में कुख्यात है, जिससे जुड़े म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी का बोलबाला है। एक समय पूर्वोत्तर का आर्थिक तंत्र चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ था, लेकिन भारत विभाजन के बाद कोलकाता बंदरगाह का विकल्प ही शेष रह गया, जो दूर होने के साथ साथ बहुत व्यस्त भी है। परिणाम स्वरूप पूर्वोत्तर के समृद्ध हस्तशिल्प और बागवानी उत्पाद बाजार के अभाव में दम तोड़ने लगे। दुर्भाग्यवश सरकारें इस क्षेत्र को वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करने के बजाय अलगाववादी गुटों को बढ़ावा देकर राजनीतिक रोटियां सेकने लगी। इससे जनजातीय संघर्ष, अलगाववाद, आतंकवाद और गरीबी को उर्वर भूमि मिली। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल से ही पूर्वोत्तर की समस्या के स्थायी समाधान के लिए अपनी एक टेस्ट नीति को पूर्वोत्तर भारत के विकास से जोड़ा। मोदी ये भली बात ही समझ गए कि पूर्वोत्तर में समृद्धि की बहार तभी आएगी जब सरकार यहाँ के उत्पादों और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक पहुँच सुनिश्चित करे। इसलिए मोदी सरकार विभाजन पूर्व के रेल संपर्कों को बहाल करने के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य की राजधानियों को ब्रॉडगेज रेल लाइन से जोड़ रही है। रेल मार्गों का विद्युतीकरण और हाई स्पीड नेटवर्क बनाने पर भी काम हो रहा है। नदी परिवहन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक गुवाहाटी
असम, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश और अगरतला, त्रिपुरा को ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इम्फाल को रेलवे से जोड़ने के लिए जिरीबाम इम्फाल नई ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाई जा रही है और इस साल के अंत तक यह परियोजना पूरी हो जाएगी। आगे चलकर इस रेल लाइन को म्यांमार से मोरे, मणिपुर और तमू, मेघालय तक बिछाया जाएगा। इसी प्रकार आइजोल और कोहिमा को भी रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम प्रगति पर है। भारत बांग्लादेश के बीच 1965 से बंद पड़ी रेल लाइनों को पुनः शुरू करने की मोदी सरकार की योजना प्रशंसनीय है। यह रेल संपर्क एक्ट ईस्ट नीति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वर्तमान में अगरतला पूरे देश से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा है। अगरतला अखौरा रेल लिंक शुरू होने के बाद कोलकाता और अगरतला के बीच की दूरी 31 घंटे के बजाय महज 10 घंटों में पूरी हो जाएगी। इस साल के अंत तक यह रेल परियोजना पूरी हो जाएगी। इससे दोनों देशों के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। सरकार का पूरा जोर चटगांव माकुम रेल लाइन बनाने पर है। इससे चटगांव बंदरगाह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मुख्य बंदरगाह की तरह काम करने लगेगा। इससे केवल पूर्वोत्तर ही नहीं बल्कि समूचे पूर्वी भारत के उत्पाद भी आसानी से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पहुंचने लगेंगे। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लाइन को भी 3 साल पहले पुनः शुरू किया गया। यह रेल लिंक असम, बंगाल, नेपाल और भूटान से बांग्लादेश माल भेजने के लिए छोटा रास्ता है। इसी प्रकार के अन्य बंद पड़े हुए रेल मार्गों को शुरू करने के प्रयास जारी। मोदी सरकार भारतमाला परियोजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में 5,300 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर रही है। पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण कदम है भारत म्यांमार थाईलैंड सुपर हाईवे। 3200 किलोमीटर लंबा यह हाईवे मारे से शुरू होकर म्यांमार के मांडले और यंगून होते हुए मोसेस थाईलैंड को जोड़ेगा। इससे पूर्वोत्तर के कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, वस्त्र और दवा उद्योग की आसियान देशों तक पहुंच आसान बन जाएगी। सरकार हवाई यातायात को भी बढ़ावा दे रही है। पूर्वोत्तर के हवाई अड्डों के उन्नयन के साथ साथ इम्फाल, बागडोगरा, गुवाहाटी हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है ताकि यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा सकें। स्पष्ट है कि कनेक्टिविटी के मोर्चे पर हो रहे ये बड़े प्रयास पूर्वोत्तर में आर्थिक विकास की नई गाथा लिखने जा रहे हैं। क्या हम फिर बना पाएंगे नालंदा, तक्षशिला, हिंदुस्तान? हरिवंश चतुर्वेदी, डायरेक्टर, बिमटेक। उच्च शिक्षा में नया सत्र शुरू होने में बस 2 महीने शेष हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेज कैंपस में फिलहाल शिक्षक और विद्यार्थी परीक्षाओं में व्यस्त हैं। गर्मी की धूप तेज होने के साथ ही शिक्षा परिसरों में सन्नाटा बढ़ता जाएगा, किंतु पूरी संभावना है कि इन्हीं परिसरों में आगामी महीनों में उच्च शिक्षा का परिदृश्य तेजी से बदलेगा। हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या नए सुधार और बदलाव होने जा रहे हैं? पहली बात, 3 साल पहले जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई थी, उसकी कुछ खास बातों पर अभी अमल होना बाकी है। राष्ट्रीय स्तर पर यूजीसी, एनआईसीटी और मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया आदि की जगह जिन नियामक संस्थाओं की स्थापना होनी है, उनके गठन से संबंधित कानूनों का अभी संसद में पारित होना बाकी है। संसद के पिछले कई सत्रों में इन संस्थानों के गठन से जुड़े कानूनों को पारित करने की सुर्खियां मीडिया में सामने आईं, किंतु ऐसा हो नहीं पाया। संसद का मानसून सत्र भी 18 जुलाई को शुरू होना है। क्या इस बार कुछ हो पाएगा? दूसरी बात, भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों में एनईपी के अंतर्गत 4 वर्षीय यूजी पाठ्यक्रमों और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसे प्रावधानों पर तेजी से काम चल रहा है, किंतु अभी इन प्रमुख नीतियों की भविष्य में क्या स्थिति होगी, यह शिक्षा से जुड़े बड़े वर्ग को नहीं मालूम। अभी भी कई राज्यों में एनईपी को लेकर कई आशंकाएं हैं। लोग पूछते हैं कि 4 वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त शिक्षक, पुस्तकें, कक्षाएं और लेबोरेटरी कहां से आएंगी? उच्च शिक्षा के पिछले सत्र 2022-23 में एक बड़ी उपलब्धि रही। 53 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूजी कक्षाओं में प्रवेश की एकीकृत प्रवेश परीक्षा सीयूईटी का संचालन। इस परीक्षा में 9.68 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार 2023 की सीयूईटी परीक्षा समूचे भारत में और भारत के बाहर 24 शहरों में 21 मई से 23 मई 2023 तक संचालित की जाएगी। हालांकि सीयूईटी से राज्यों के विश्वविद्यालयों का जुड़ना बाकी है। तीसरी बात, यह भी पहले छिपा नहीं है कि दशकों से विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद भयंकर रूप ले चुका है। गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को अनेक प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेने की मजबूरी में पेशना पड़ता है। सीयूईटी निश्चित रूप से एक प्रगतिशील कदम माना जाएगा, किंतु इसके साथ ही कोचिंग का एक बड़ा धंधा पनप गया। पहले ही देश के करोड़ों युवा कोचिंग के आर्थिक मानसिक बोझ से दबे जा रहे थे। कोटा में हर साल अनेक युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चौथी बात, भारतीय उच्च शिक्षा से जुड़ी एक ज्वलंत समस्या है प्रतिभा पलायन। बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी विदेश पढ़ने चले जाते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक है और भारतीय उच्च शिक्षा पर भी सवाल उठ खड़े होते हैं। संसद में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने बताया कि कोविड के तत्काल बाद उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय युवाओं की तादाद 68% बढ़ी है। 2021 में
विदेश जाने वाले युवाओं की संख्या संख्या 4.45 लाख थी, जो 2022 में 7.50 लाख हो गई। ध्यान रहे 2017 से 2022 के बीच के 6 वर्षों में 30 लाख भारतीय युवा उच्च शिक्षा के लिए विदेश गमन कर चुके हैं। इनमें से कितने भारत लौटकर आएंगे कहना मुश्किल है। भारत को दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा विद्यार्थियों को विदेश पहुंचने का गौरव मिल रहा है, जब हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं, सीमाओं और चुनौतियों को भी रेखांकित करता है। क्या हमारा देश सिंगापुर, हांगकांग, यूएई की तरह भारत को उच्च शिक्षा का एक लोकप्रिय हब बना सकता है? क्या हम देश के प्रमुख शहरों में विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के समुचित इंतजाम कर सकते हैं? क्या हम विकसित देशों की तरह भारतीय उच्च शिक्षा की छवि सुधारने, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने और विदेशी विद्यार्थियों को भारत लाने के लिए संगठित प्रयास कर सकते हैं? क्या ये काम सिर्फ स्टडी इंडिया पोर्टल बनाने से हो जाएगा? पांचवी बात, देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने कैंपस भारत में स्थापित करने के सवाल पर पिछले 2 दशकों से बहस होती रही है। यूजीसी ने इस दिशा में एक कदम उठाने से पहले शिक्षा विभाग और नागरिकों की राय जानने के लिए जनवरी 2023 में भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस स्थापित करने से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को जारी किया। इसके अंतर्गत विदेशी विश्वविद्यालयों को अनेक रियायतें दी गईं, जो भारतीय विश्वविद्यालयों को नहीं मिलती। भारतीय विश्वविद्यालय इस बात से क्षुब्ध हैं कि हम विश्वगुरु बनने के लिए विदेशी विद्यालयों का सहारा लेते समय देशी विश्वविद्यालयों के हितों की रखवाली की चिंता नहीं कर रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है कि विदेशी संस्थानों को अधिकांश नियमों से छूट मिलेगी, लेकिन उनकी अपनी कोई जवाबदेही नहीं होगी। वे कितने विदेशी प्रोफेसर लाएंगे या देशी विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर को ज़्यादा पैसे देकर कितना नुकसान करेंगे? आज उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकांश विश्वविद्यालय और कॉलेज अभी भी अपनी गुणवत्ता को अपेक्षित मानकों के अनुरूप सुधार नहीं पाए। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 1986 की राष्ट्रीय नीति के तहत 1993 से 1994 में नैक एवं एनबीए एनबीए जैसी एक्रेडिटेशन संस्थाओं की स्थापना की गई। पिछले 3 दशकों में मात्र 20% विश्वविद्यालयों और कॉलेज का ही एक्रेडिटेशन हो पाया, जिनमें मुश्किल से 5 से 10% संस्थानों को ही ए प्लस और A++ ग्रेड मिल पाए हैं। बस यही उम्मीद है कि एक्रेडिटेशन के क्षेत्र में भारत वाशिंगटन एकॉर्ड के अनुरूप अपनी संस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर पाएगा। कुल मिलाकर उच्च शिक्षा के नए सत्र 2023-24 में अनेक सुधारों और बदलावों की संभावना है। क्या हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ढंग से लागू कर पाएंगे? क्या हम नालंदा और तक्षशिला जैसे उच्च शिक्षा के आदर्श मंदिरों को फिर खड़ा कर पाएंगे? हरित दीवारों में सेंध और शहरों पर बार बार धूल की चादर। अनुमिता राय चौधरी, कार्यकारी निदेशक CSE। हल्की बूंदाबांदी के बाद दिल्ली के आसमान पर छाई धूल की चादर फिलहाल छट चुकी है, लेकिन यह ऐसी मौसमी परिघटना है जिससे हम हर वर्ष गर्मियों में जूझते ही हैं। इस साल भी आने वाले दिन इसके गवाह बन सकते हैं, जब हमारे आसपास की हवा बेहिसाब PM10 से भर जाएगी। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बड़े क्षेत्र में मौसमी बदलाव हुआ, जिसके कारण हवा की रफ्तार बढ़ी और उसके आसपास के शहरों की धूल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंचा दिया। मगर पूरे आसमान के यूं दूषित हो जाने की कई अन्य वजहें भी हैं, जिनको हम हिस्सों में प्राकृतिक और मानव निर्मित बांट सकते हैं। प्राकृतिक कारणों में सबसे पहला यही है कि उत्तर भारत की मिट्टी ढीली, इसमें नमी काफ़ी कम है और वह एक्सपोज्ड यानी अनावृत भी है, यानी मिट्टी को ज़मीन से बांधने के लिए ज़रूरी पेड़ पौधों, घास पात और जंगल आदि यहाँ तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है। नतीजतन जब पर्यावरणीय स्थिति बिगड़ती है तो धूल की आंधी शुरू हो जाती है। मानव निर्मित कारणों में जिनसे यह समस्या और गहरा रही है, सबसे बड़ा है जलवायु परिवर्तन। इसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है, जिससे हवा की गति प्रभावित हो रही है। यही रफ्तार धूल को आसमान की ओर ले जाती है। फिर हरित क्षेत्र भी लगातार कम हो रहे हैं। यह जानते हुए भी हरियाली मिट्टी को बांधे रखती है, पर हम अपने सुरक्षा कवच को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में ही अरावली के काफ़ी समृद्ध जंगल थे, जिनको हरित दीवार कहा जाता था, लेकिन अब इसके क्षेत्रफल में सेंध लगाने के कारण धूल की समस्या बढ़ गई। धूल का वायु प्रदूषण से भी गहरा संबंध है। इससे प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इनका जल्द प्रबंधन आवश्यक है। इसके लिए हमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर काम करना होगा। अपने आसपास हरियाली बढ़ाने के साथ साथ हमें जल स्रोतों की भी रक्षा करनी होगी या उनका पुनरुद्धार करना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि शहर में प्रति व्यक्ति 9 वर्ग मीटर हरियाली होनी चाहिए। यह निर्देश महानगरों में दम तोड़ देता है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कंक्रीट बिछे हुए हैं। ऐसे में पुनर्विकास के दरमियान हमें मानक के अनुसार
मानक के अनुसार हरियाली की व्यवस्था करनी होगी। जल स्रोतों के बारे में भी यही कहा जाए कि जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 24.24 लाख जल निकाय हैं, जिनमें से करीब 97% गाँव में हैं और शहरों में बमुश्किल 3%। इन तस्वीरों को संवारने के प्रयास देश भर में किए जाने की जरूरत है। अच्छी बात है कि दिल्ली सरकार ने अपनी योजना के पहले चरण में 250 जल निकायों और 15 झीलों के पुनरुद्धार को गति देने का फैसला किया। अपनी जमीन को हीट आइलैंड बनने से बचाने के लिए हमें व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाना होगा। साथ साथ मिट्टी को स्थिर रखने की आधुनिक तकनीकें भी अपनानी होंगी। हम चाहें तो सड़कों के किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर कुछ हरियाली बढ़ा सकते हैं, ताकि हरित दीवार खड़ी हो सके। इस तरह की मौसमी परिघटना से सिर्फ दिल्ली नहीं जूझ रही, खासतौर से पूरा उत्तर भारत इसके इससे मुकाबिल है। इसका अर्थ यह है कि शहर ही नहीं, गांव भी बुरी तरह प्रदूषण की चपेट में है। छोटे शहरों में तो निर्माण कार्य ने हवा में सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ाई है। वहाँ यदि नियामक तंत्र सक्रिय हो तो निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। फिर सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ को भी कम करने की दरकार होगी। जरूरी यह भी है कि मास्टर प्लान में धूल या वायु प्रदूषण से पार पाने के उपायों पर गंभीरता दिखाई जाए। खेतों में भी मिट्टी को स्थिर करने की तकनीकें अपनानी होंगी। सुखद है कि केंद्र व राज्य सरकारें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योजनाएं बना रही हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि वे कितनी तेज़ी से लागू हो पाती हैं। यदि योजनाएं जमीन पर नहीं उतरेंगी तो समस्या का समाधान भला कैसे हो सकेगा। धन्यवाद।